नमस्कार, टीवी 100 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यासूब रजा रजवी आपका स्वागत करता हूं। लगातार टीवी 100 पे खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन बीच बीच में हम कुछ ऐसे लोगों से, ऐसे मेहमानों से आपको मिलवाते हैं जो समाज के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे खास मेहमान, जो कि राष्ट्रीय लोधी महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और इसके साथ ही साथ आपको बता दें राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, जो कि दिल्ली बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओबीसी मोर्चा, और पद सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता है, आपको बता दें पूर्व निदेशक केंद्रीय भंडारण निगम भारत सरकार। हमारे साथ मौजूद हैं अनुपमा सिंह लोधी जी। मैडम, सबसे पहले आपका टीवी 100 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्ते। मैडम, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआती शिक्षा कहाँ से शुरू हुई और शुरुआत से ही कितना संघर्ष आपको करना पड़ा, जीवन में कितना संघर्ष रहा आपके? मेरी जो शुरुआती शिक्षा है वो मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र जो है वहाँ से हुई है। वहाँ बचपन बीता। संघर्ष तो उस समय, आज भी बुंदेलखंड क्षेत्र संघर्ष कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय लड़कियों को पढ़ाना कितना वो था। फिर भी ये मतलब मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे माँ बाप ने तो मेरा सपोर्ट किया ही, पर मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी ने भी मुझे पढ़ने लिखने में पूरी आज़ादी दी और पूरा सपोर्ट किया। तो इस तरह मैंने पीजी किया मैथमेटिक्स से, फिर मैंने एलएलबी भी किया और इन सब में मेरे बड़ों का बहुत हाथ रहा। नहीं, वो तो ठीक है मैम, जैसा आपने कहा आपने एमएससी करा, फिर एलएलबी भी करा, लेकिन आपका रुख राजनीति की ओर हो गया, तो ये कैसे हुआ? जो मेरे हस्बैंड हैं, मतलब उनका जो आईएएस हैं और उड़ीसा कैडर के आईएएस हैं, तो जब तक पढ़ लिख के शादी हुई, बच्चे हुए तो चलता रहा। पर मेरे जो फादर थे वो प्रोफेसर थे, पर वो समाज सेवा बहुत करते थे। मतलब उनको जब जितना भी टाइम मिलता था, जैसे ही वो कॉलेज से आते थे तो अपने आप गांव-गांव में जाके बच्चों को मोटिवेट करते थे। हर छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाओ, उस समय कम से कम 30-40 साल पहले, तो ये सब हम लोग देखते थे कि कितनी मेहनत करते हैं, हम लोग को भी देख रहे हैं। पर समाज और सारे लोगों को और बच्चों को लाके कहते थे कि आपको स्कूल आना है, तो उनके समझाने पे बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई लिखाई की और बहुत आगे बढ़े। तो खून में तो ये चीज थी, समाज सेवा, और जैसे ही मौका मिला तो समाज सेवा के थ्रू फिर राजनीति में आना हुआ। अच्छा, पहले समाज सेवा से राजनीति में आपकी एंट्री हो गई। कहते हैं मैडम, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा, और सही मायनों में आपने इसे समझा है। अनुपमा सिंह लोधी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है, तो ये कहाँ से आपको इसकी प्रेरणा मिली और अभी तक आपने एजुकेशन सेक्टर में क्या कुछ बड़ा कदम उठाया है अपनी ओर से? इसकी प्रेरणा शुरुआती तौर पे मेरे फादर से मिली, मेरी माँ से भी मिली। मेरी माँ भले ही बहुत पढ़ी लिखी नहीं, कहना चाहिए अनपढ़ ही थी, पर उन्होंने भी अपने आप को ग्रो किया। और फिर इसके बाद जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड भी शिक्षा के क्षेत्र में, वो स्वयं बहुत मुश्किलों भरे वातावरण से आके उन्होंने ये परीक्षा को क्रॉस किया था। उनकी माँ भी एक मिसाल हैं, जो मेरी सास रही हैं। मैं मतलब उन्हें बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को बहुत विपरीत परिस्थितियों में पाल के भी उन्होंने शिक्षा के लिए हमेशा मोटिवेट किया। और इसी वजह से, और ना सिर्फ ये, मतलब ये बहुत अजीब, इतना अचंभा वाला केस है कि उन्होंने अपने बच्चों के साथ सेकेंडरी की परीक्षा पास की। अच्छा मैडम, आप जिस इलाके से आती हैं, बुंदेलखंड से, बहुत पिछड़ा इलाका उत्तर प्रदेश का इसे माना जाता है और सूखे की मार झेला, साथ ही साथ अनेकों समस्याएं हैं, तो उसके लिए आपने जो बड़े कदम उठाए हैं वो जरा बताएं हमारे। बिल्कुल, सबसे पहले तो जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसमें सूखे की प्रॉब्लम है, रोजगार की प्रॉब्लम है। वहाँ से लोग इसीलिए पलायन करते हैं कि पानी की कमी की वजह से वहाँ खेती में बहुत मुश्किल थी। अब वो चीज़ मैं धन्यवाद दूंगी मोदी जी का कि जब से केन बेतवा लिंक परियोजना उस क्षेत्र में आई है, उससे बहुत फर्क पड़ा है। नहीं तो वहाँ, और उनके जो अमृत सरोवर उन्होंने बनाए हैं, इस तरह वहाँ पानी की समस्या का
निराकरण हुआ है और जो रहा है वो हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ है, एक तो पलायन रुका है, जो लोग बाहर चले जाते थे अपना घर बार छोड़ के, साल में एक आध बार आते थे, अब उन्हें वहाँ भी अपनी खेती बाड़ी वो अच्छे से कर रहे हैं। और मैंने भी लोगों को कहा कि अगर आप जो आपके गांव के तालाब हैं उनको ही रिजुविनेट कर लेंगे उनको पानी से, तो ये समस्या अपने आप ही हल हो जाएगी। टीकमगढ़ क्षेत्र में बड़े बड़े तालाब हैं, गांव में भी हर गांव में तालाब होता था, पर हुआ ये कि बाद में उसको नेग्लेक्ट करके वो उससे मिट्टी से भर गया। तो लोगों को जब कहा कि आप जब गर्मी आए तो इसकी मिट्टी हटाइए ताकि इसका जो जल स्तर है वो भराव बढ़ जाए। अब ये कहा जाए मैडम, पहले से बुंदेलखंड की स्थिति कुछ ठीक हुई है? हाँ, काफी ठीक हुई है। वहाँ हाईवे भी बन रहे हैं और ये केन बेतवा से बड़े बड़े बांध बन रहे हैं, नहरें बन रही हैं, तो पानी के मामले में तो बहुत कुछ हो रहा है। अच्छा, अच्छी बात ये है कि आपने भूला नहीं है बुंदेलखंड को, बुंदेलखंड के लोगों को। देखिए, कोई पेड़ होता है और अगर वो अपनी जड़ों को हाँ बिल्कुल, तो पेड़ भी नहीं बचेगा। ये एक अच्छा संदेश है कि अब हमें अपने पूर्व को नहीं भूलना चाहिए, पुरानी जगह को नहीं भूलनी चाहिए, बल्कि उस जड़ों को मजबूत करना चाहिए। बिल्कुल। मैडम, एक और सवाल जो कि आपके हस्बैंड से जुड़ा हुआ है, जो कि एनबीसी राजपूत जी, जो कि सीनियर आईएएस हैं, तो ये वो आईएएस हैं और आप एक नेता हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी की, तो ये मिलाव कैसा है और इसको थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, कोई भी जो फीमेल होती है उसको जब तक घर का सपोर्ट नहीं मिलता वो किसी भी क्षेत्र में, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे अपने घर में, चाहे वो मेरी मदर इन लॉ हों, चाहे मेरे मदर हों, चाहे मेरे हस्बैंड हों, उन्होंने मुझे कभी इस तरह रोका नहीं। बाकी जो अलग अलग चीजें हैं तो वो अपना जॉब करते हैं और मैं आप राजनीति करती हो, तो हालांकि दोनों एक दूसरे के साथ, हालांकि अगर आप देखें, अगर आप और दूर रखेंगे इस बात को, तो एक दूसरे के कभी कभी विपरीत भी हो जाते हैं नेता और आईएएस, और एक दूसरे के बिना ये सिक्के के दो पहलू भी इन्हें हम कह सकते हैं। तो जब सिक्के के दो पहलू हैं तो सिक्का ही दो पहलू तो से गाड़ी ठीक चलेगी फिर। हाँ, अच्छा, लगातार मैडम आपने प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात करी, साथ ही साथ बड़े बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से लगातार आपकी मुलाकात रही है, तो मुख्य रूप से क्या कुछ बातें होती हैं और क्या उद्देश्य क्या होता है, मकसद क्या होता है? देखिए, हमारी पार्टी का उद्देश्य तो भारत को एक बहुत ऊंचे स्तर तक ले जाना है जी। चाहे वह जैसे सोने की चिड़िया तो पहले कहा ही जाता था जी, पर अब विश्व गुरु, और विश्व गुरु क्या होता है, जैसे एक एजुकेशन, ज्ञान, हमारे मोदी जी ने एक शब्द का उपयोग अभी किया है, ज्ञान जी। ज्ञान से होता है गरीब, ए से होता है अन्नदाता, वाई से यूथ और एन से नारी, तो इसमें सभी लोग आ गए हैं। और जब ये सभी डेवलप हो जाएंगे जी, तो ज्ञान का मतलब ही गुरु होता है जी। तो अपने आप ही सारी चीजें बहुत अच्छे स्तर पर हो जाएंगी। और आज भारत को लोग, आपको पता होगा कि 10 साल पहले भारत को लोग एक लाचार देश की तरह देखते थे, विकासशील देश था, पर अब भारत विकसित देशों में आने वाला है। बहुत ही जल्दी हमारी जो विकसित भारत योजना है उसमें हम गांव-गांव में एक एक आदमी को जाके उनसे पूछ रहे हैं, 2047 तक उसको चला रहे हैं। और उस योजना के तहत एक एक आदमी से हम जान रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, उसको वो चीज हम प्रोवाइड करा रहे हैं जी। और बहुत ही ईमानदारी से प्रोवाइड करा रहे हैं। क्योंकि पहले कुछ चीजें होती थी, कार्य योजनाएं तो पहले भी बनती रही हैं, पर अगर उन कार्य योजनाओं का लाभ उनके पात्रों को नहीं मिलेगा तो कोई भी योजना सफल नहीं होगी। और अच्छी बात यह है कि माननीय मोदी जी के कारण, चाहे डीबीटी हो या अन्न वितरण हो, ये योजनाएं या मकान का देना हो, तो ये योजनाएं लोगों तक मिल रही हैं, लोग इसीलिए बहुत खुश हैं। आपने कभी सुना ही नहीं होगा बहुत प्रधानमंत्री हुए, पर गांव का एक एक आदमी हर प्रधानमंत्री का नाम नहीं जानता था। मैं तो बचपन से देख रही हूँ, पर एक मोदी जी हैं जो जिनका नाम हर आदमी जानता है कि ये कौन है, ये प्रधानमंत्री। तो ये माना जाए कि मोदी जी की अध्यक्षता में एनडीए की हैट्रिक होगी, एनडीए उसके सामने इंडिया की कोई चुनौती नहीं होगी। नहीं भाई, भारत को कोई वो नहीं कर सकता है ना,
और हैट्रिक भी ऐसी हैट्रिक होगी कि बहुत ही अच्छी जीत होगी हम लोग जी। अच्छा, अंतिम में अनुपमा जी, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप, और ऐसे समय में जब लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है? मैं तो कहूंगी कि आप सब लोग अगर अपने देश से, अपने राष्ट्र से, अपने बच्चों से और आने वाली भविष्य में अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो सबसे पहले एजुकेशन को प्रेफर कीजिए। शहरों में लोग एजुकेशन को बहुत अच्छे से समझते हैं, पर गांव में भी मैं यही कहती हूँ कि एजुकेशन ही आपको उस सीढ़ी तक ले जाएगी। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को इतने बहुमत से जिताइए कि हम विकसित भारत बन जाए, और विश्व गुरु तो हम बहुत ही जल्दी बनने वाले हैं। जी जी। अपने आपकी भूमिका इसमें क्या होगी मैडम, एक बार ये भी बता दीजिए। देखिए, जैसे या एक पार्टी कार्यकर्ता की तरह काम करती रहेंगी, जो जिम्मेदारी मिलेगी उस जो मुझे मेरी पार्टी जिम्मेदारी देगी मैं उसे बहुत अच्छे से निभाऊंगी। और हर उसमें हर कार्यकर्ता हमारे लिए देवतुल्य कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का। आज भारतीय जनता पार्टी जो इस मुकाम पे पहुंची है, हमारे सभी कार्यकर्ताओं की वजह से ही पहुंची है। उन सबको भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूं। मैं अपने सभी राजनीतिक जो हमारे शीर्ष के पदाधिकारी हैं उनको भी धन्यवाद देती हूं कि वो सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलते हैं, और आगे भी हम सब लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे। और एक माला में जिस तरह हर फूल की अहमियत होती है, उसी तरह सबकी इज्जत होती है, सबकी जरूरत है। जरूरत, मैं तो देखिए एक बहुत सामान्य कार्यकर्ता हूँ, पर कोई भी इंसान अगर अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से समझ ले तो फिर सारी चीजें अपने आप ही सुगम हो जाती हैं। चलिए अनुपमा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। चैनल के थ्रू बस यही कहूंगी कि आने वाले दिनों में 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट किया जाए जी। ये मेरी सभी से अपील रहेगी, क्योंकि हमें बहुत आगे तक जाना है और अपने भारत को एक श्रेष्ठ भारत बनाना है।